तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का प्रोसेस बताया था, जिसमें 2 वेरिएबल हों, है ना। अब 3 वेरिएबल वाले कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए, है ना। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। तो आप व्यूह विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये 3 चर का समीकरण कोई लेते हैं, अभी 2 चर वाली बताए थे ना, 3 चर का कोई समीकरण हम देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड लिखो। निम्नलिखित समीकरण निकाय को निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। आप व्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण निकाय ये दिया है आपको, x माइनस बाई प्लस 2z बराबर 7, 2z बराबर 7, 3s प्लस 4y, 3s प्लस 4y माइनस 5z बराबर -5, फिर 2s माइनस बाई प्लस 3z बराबर 12। ये इस समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए इसका आव्यूह समीकरण क्या होगा? जिसका आव्यूह समीकरण है, आव्यूह समीकरण है, क्या होगा? ax बराबर b, जहाँ a बराबर गुणांक आव्यूह 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 5, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, ये ठीक है। ए आ गया। x का मतलब क्या होता है? जितने इसमें चर उपस्थित हों उनका स्तंभ आव्यूह हो। तो 3 चर उपस्थित हैं x बाई जेड, तो इनका स्तंभ आव्यूह हो गया। और b का मतलब होता है जो राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं उनका स्तंभ आव्यूह। तो b बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पे? 7 माइनस 5, ये होगा 12, ऐसे, ठीक है ना। अब हम ये चेक करते हैं कि आव्यूह ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर, ठीक है। व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय। तो इस सारणी का मान निकालेंगे, तो इस सारणी का मान निकालेंगे, आव्यूह को सारणी का मान लेंगे तो, ठीक है। अब पहली पंक्ति के अवयव को लिख लो। पहली पंक्ति के अवयव क्या क्या हैं? 1 है, -1 है और 2 है। 1 क्या है? पहली पंक्ति का पहला अवयव। ये क्या है? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के कोफैक्टर को लिखते हैं C11, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के कोफैक्टर को लिखते हैं C12, और पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के कोफैक्टर को C13। तो क्या बताए थे? कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों का शाखंड निकाल लो, और वे अवयव उन अवयवों के शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है, ठीक है। चाहे कोई भी पंक्ति ले लो, चाहे ये पंक्ति ले लिए, यहाँ C21, C22, C23 निकाल लिए। अब 3 का गुणा C21 के साथ, 4 का गुणा C22 के साथ, -5 का गुणा C23 के साथ, और गुणनफल का योगफल कर दो तो सारणी का मान आ जाएगा। चाहे ये पंक्ति ले लो, चाहे ये स्तंभ ले लो, चाहे ये स्तंभ ले लो, चाहे ये स्तंभ ले लो, तो इस सारणी का मान 6 तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी पंक्ति के अनुदिश और किसी भी स्तंभ के अनुदिश, ठीक है। तो जनरली हम क्या निकालते हैं? पहली पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं। हम किसी भी पंक्ति के अनुदिश निकाल सकते हैं, ईच कंडीशन में वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जनरली हम क्या निकालते हैं? पहली पंक्ति के अनुदिश, उसका प्रसार करते हैं, उसका सारणी का मान निकालते हैं।
यह ये सारणी के मान की क्या परिभाषा है? कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के सभी अवयवों के शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। कोई भी पंक्ति ले लो, कोई पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ है, किसी भी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ है, ठीक है, तथा उस पंक्ति के सभी अवयव के शाखंड और का गुणनफल, वे अवयव ले लें और उनके शाखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा? सारणी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो गुणनफल का योगफल ना, तो यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक है। पंक्ति तो ले लिए ये, अब इन अवयवों का शाखंड भी निकाल, C11 C12 C13 निकाल लिए, ठीक है। अब इन अवयव उनके उस अवयव के शाखंड के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, और गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है, ठीक है। तो सारणी का मान यहाँ पे, जब दो पंक्ति दो स्तंभ रहती है तो क्या कर देते हैं? तिर्यक गुणा कर देते हैं। जनरली रूल तो यही है, पर यहाँ पे इस रूल के तहत करने से तिर्यक गुणा बनता है, ठीक है ना। ऐसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, रूल यही लगाते हैं। कल एक दिन स्पष्ट करके दिखाए न थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, C11 की मीनिंग तो समझते हो, -1 की पावर 1 + 1 m11, ठीक है। अब प्लस -1 इंटू ये क्या लिखोगे? -1 की पावर 1 + 2 m12, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे? 2 इंटू -1 की पावर 1 + 3 m13, ऐसे। तो ये होगा सारणी का मान, ये इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1 की पावर जब करोगे तो क्या होगा? 2 आएगा। तो -1 की पावर जब 2 आएगा तो इसका मान पॉजिटिव ही रहेगा। इसको लिख देते हैं 1 × m11, ठीक है। यहाँ पे प्लस, बीच में यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 तो लिखवे करेंगे, पर यहाँ देखो -1 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो -1 की पावर 3 का मान -1 होता, तो बीच वाले में हम माइनस लगा देते हैं। आइए जो अवयव रहेगा वो लिखवे करेंगे, तो -1 लिखवे करेंगे, पर इसकी वजह से हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि -1 की पावर 3 है ना, तो इसका मान माइनस में, ठीक है। आगे कुछ इस सवाल में तो पूरा डिटेल लिखते हैं, अगले सवाल में हम ऐसे किया करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 1 का माइनस लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगा दिया करेंगे, -1 इंटू -1, फिर इसका माइनर लिख देंगे, +2 इंटू इसका माइनर। तो ये दोनों में प्लस रहता है, बीच वाले में माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 यहाँ रहती है, इसका मान माइनस में रहेगा, लेकिन -1 की पावर 4 है तब भी प्लस में, और -1 की पावर 2 है तब भी प्लस में। तो यहाँ पे बीच इसमें प्लस रहेगा, इसमें प्लस रहेगा, लेकिन बीच वाले में क्या रहेगा? माइनस। इसीलिए यहाँ माइनस लगाए, फिर माइनस जो यहाँ रहेगा ये माइनस में, तो माइनस में लिखा जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिए? m12, और यहाँ पे 2 इंटू ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2 इंटू m13, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी का मान ऐसे लिखा करेंगे, जनरली 1 लिख दिए, इस 1 को लिख दिया, और 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो क्या हुआ? 4 और -5 है, ये होगा -1 और 3, बीच में माइनस लगाते हैं, और फिर ये जो अवयव यहाँ हो, तो यहाँ अवयव -1 है, फिर ये अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, तो 3 - 5, 3 - 5 2 3, ऐसे। फिर क्या लिखेंगे? 2 इंटू इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा? 3 4, ये होगा 2 - 1, ऐसे, ठीक है। तो 3 स्टेप हम नहीं लिखा करेंगे, अब सिर्फ ये इतना लिखा करेंगे। जब सारणी का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसको अवयव को लिखा करेंगे, फिर इसको छोड़ के उसका उप सारणिक लिखा करेंगे, फिर 2 इंटू इसको छोड़ेंगे, ये अवयव जिस पंक्ति इसको जो बचेगा उसका उप सारणिक लिखेंगे, ठीक है। तो एक सारणिक मान, एक यहाँ पे जानते हो 4 × 12, और बीच में माइनस, -1 का गुणा -5 के साथ, तो 5, माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 × 9, ये क्या होगा? बीच में माइनस लगेगा, 2 × 5 = 10 + 10, ये 2 इंटू -3 और 2 चौको 8। तो यहाँ पे एक सारणिक मान हो गया 1 × 7, है ना, और यहाँ पे 1 × 19, और यहाँ 2 × -11, ठीक है। तो एक सारणिक मान ये आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे? देख लेते, थोड़ा आता है नीचे कि नहीं अभी। तो एक सारणिक मान, ठीक है। अब एक सारणिक मान क्या होगा? 7
आई एम प्लस 19 अब माइनस 11 दूना 22, तो 19 और 7 क्या होगा 26, 26 से 22 निकल गया, 4 बचा, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप भी हो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अतः आप भी हो ए क्या है, अतः आप भी हो ए व्युत्क्रमणी आव्यूह है, व्युत्क्रमणी आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, सहखंड निकालना पड़ेगा, तब एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहला काम क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाए। C11 का मान क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, M11 को लिख दो, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 - 5 और -1 3, 4 × 12 बीच में -5, ये होगा 7। C12 निकालते हैं, C12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12, और ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू रहेगी ना, -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 3 - 5 3 - 5 2 3, ठीक है, बीच में माइनस साइन रहेगा यहाँ पे शुरुआत में, और 3 तिका 9 और 5 दूना 10, -19 हो गया। क्या निकालेंगे आप, C13, तो -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है, -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो पॉजिटिव मान रहेगा, तो ये है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 4 2 -1, 3 4 2 -1, तो क्या आएगा -3 और -8, तो -11, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, M22 को लिख देते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -1 2 और ये -1 3, -1 3, तो क्या होगा, -1 × 3 बीच में -1 × 2 ऐसे, तो -3 और +2, तो क्या होगा -1, ये आ गया। C23, ठीक है, C23 13 21 नहीं निकाले ना, C21 हम निकाले देते हैं, क्योंकि 13 निकाले, C22 निकाल दिए, C21 नहीं निकाले थे, तो -1 की पावर क्या होगा 2 + 1 M21, ये माइनस में वैल्यू रहेगी, 21 पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -1 2 और -1 3, ऐसे, इसका मान क्या होगा, बीच में माइनस रहबे करेगा, और यहाँ पे -3 और +2, तो -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाल लें, C23, तो -1 की पावर 2 + 3 M23, तो ये -1 रहेगा, और ये क्या लिखेंगे 23, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा 1 हाँ 2 -1, तो क्या लिख दोगे -1 और ये -1 और +2, ठीक है, तो -1 रहेगा इंटू 1, तो -1 होगा, है ना। अब क्या निकालेंगे, C31, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी ना, M31 ये है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये क्या आएगा -1 2 और 4 -5, ये क्या होगा, इसका गुण इसके साथ, तो 5 - 8 तो -3, ठीक है। अब C32 -1 की पावर 3 + 2 M32, ठीक है, अब इसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी, और 32 ये है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो और इसको, तो 1 2 3 -5, 1 2 3 -5, तो ये क्या होगा माइनस और -5 और -3 दूना 6, तो -11 तो +11। C33
-1 की पावर 3 + 3 m33। ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो m33 क्या है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 - 1 और 3 4, 1 × 4 बीच में माइनस, 3 × -1 तो -4 और +3 = 7। ठीक है, तो ये आ गया सब एलिमेंट का क्या, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक कुछ लिखा दो लाइन लिखो, कुछ लिखे हो, एक आध दो लाइन। हाँ चलो, तो इसका एडजॉइंट ए अब निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका तो आपको पता है। एडजॉइंट ए, उससे 12वीं क्लास आज तक मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि लिख दें फिर स्टूडेंट लिखें, सब साथ साथ लिखते थे। अभी ऐसी हेड बनाओ, ठीक है, मेरा आंसर से आने से पहले उनका आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया तो करते रहो, अपने से लगा रहे रहो, C1 C2 C3 सब निकालो। ठीक है, ठीक है ना। देखो अब तो आप कॉन्सेप्ट समझ में ही आएगा कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। हाँ, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए का फार्मूला आप जानते हो, एडजॉइंट ए। तो यहाँ देखो क्या लिखोगे, C11 C12 और C13, C21 C22 C23 C31 C32 C33। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ए, तो क्या करोगे, हाँ ये होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, अब क्या है, ठीक है ना, अब सब वैल्यू रखे देते हैं। तो एडजॉइंट ए, तो सब की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, C11 की वैल्यू 7 -19 7 -19 और क्या होगा, C13 की वैल्यू -11, C21 की वैल्यू 1, C22 की वैल्यू आई है -1, C23 की वैल्यू आई है -1, C31 की वैल्यू आई है -3, C32 की वैल्यू आई है 11, ये 7। ये आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए जब मिल गया तो क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने तरीके तो फार्मूला जानते हैं ना, ए इनवर्स = क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए क्या है, 4 था, एडजॉइंट ए निकाल ही चुके हो। ये 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, ये क्या हुआ, ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स क्यों निकाले हैं, क्योंकि S = A इनवर्स B होता है। यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, AS = B है ना, तो S = क्या होगा, A इनवर्स B, A इनवर्स B। A इनवर्स ये आ चुका है, यहाँ B की वैल्यू आपको पहले से पता है, B की वैल्यू पहले से पता है, क्या है, ये 7 - 5 12। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, S के स्थान पे हम लिख देते हैं क्या, X Y Z का स्तंभाव्य। ए इनवर्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/4, यहाँ पे 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ऐसे। ये क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है, 7 - 5, ये होगा 12। ठीक है, ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तीसरी का पहले कॉलम के साथ, ठीक है ना। अब इधर का ये लाइन 2-3 लाइन उठाएं, तो देखो यहाँ पे एक्स बाई जेड इज इक्वल टू यहाँ होगा 1/4। अब देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 7 × 7, फिर 1 × -5, 1 × -5 प्लस -3 × 12, -3 × 12, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -19 × 7 और प्लस -1 × -5, ठीक है, 11 × 12, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो -11 × 7 प्लस -1 × -5 और 7 × 12, ठीक है। सात 49 हुआ, -5, 12 × 36, 19 सत्ते 19 छक्के 114 और 19 सत्ते 133, 133, तो -133 और तो प्लस 5, 12 11 120, 12 × 12 132, 11 × 77 -77 प्लस 5, 12 × 84 ये। अब इसको लिखते हैं x बाई जेड 1/4। देखो यहाँ पे 36 और 5 41, 49 41 निकला तो 8, 32 और 5 37, 37 से 133 निकला, 137 से 133 निकल गया, तो 4 बचा, ठीक है। 84 और 5, 84 से 5 जोड़ दो तो 89 हो गया, 89 से 77 घटा दो तो +12, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। 89 से 77 घटा दो तो 12 होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई जेड। अब इसमें क्या करेंगे, सब में 4 का भाग देंगे, 8 में भी 4 का, 4 में भी, 12 में भी, तो 8/4, 4/4, 12/4, तो भाग देने से आएगा क्या, यहाँ पे x बाई जेड, तो s बाई जेड बराबर होगा 4 दूना 8 ना, 4 एकम 4 और 4 × 12। अब तुलना करो तो क्या मिलेगा, s बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, तो s बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3, यही क्या होगा इसका आंसर, लिख लो। तो NCERT बुक का ये क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है ऑल बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी, ऑल स्टेट बोर्ड में भी।